तो हमने पहले हिस्से में समाप्त फरमाया बिगुल बरदार का काम। और बिगुल बरदार है तो उसे अपने आप पर कितना गुरूर था, तकब्बुर था, और वो खुश फहमी में था। असल में उसकी खुश फहमी नहीं थी बल्कि वो गलत फहमी थी कि अपने आप को वो एक बहुत बड़ा बिगुल बरदार समझता था कि मैं ही सबसे बड़ा बिगुल बरदार हूँ और मैं ही सबसे बड़ा अफसर हूँ। लेकिन वो एक अफसर नहीं था, एक बिगुल बरदार था। तो अब देखिए, यहाँ तक हमने पढ़ा था पिंडाल में औरतों और मर्दों के रास्ते अलग अलग थे। यहाँ पर मुसन्निफ बता रहे हैं, बिगुल बरदार का कहना है कि पिंडाल में जहाँ प्रोग्राम होने वाला है वहाँ पर मर्द और औरत दोनों के रास्ते अलग अलग है, यानी कि बैठने का इंतज़ाम दोनों का अलग अलग किया गया है। एक तरफ औरतें अलग बैठेंगी और दूसरी तरफ मर्द हजरात अलग बैठेंगे। तो वो पहली बार इस तरह की किसी महफिल में आई थी, इसलिए घबराई सी थी। यानी कि वो इससे पहले बिगुल बरदार की बीवी ऐसे कई तकरीब में, ऐसी महफिल में पहली बार आई थी, इसलिए वो घबरा भी रही थी। अलग अलग रास्ते देखकर बोली बिगुल बरदार की बीवी कि दोनों के रास्ते अलग अलग है, दोनों को बैठने का इंतज़ाम अलग अलग किया गया है। तो वो देखकर बोली, तो तुम और मैं अलग अलग होंगे, यानी कि हमारे और आपके बैठने का इंतज़ाम अलग अलग है। आप अलग बैठेंगे और हम अलग बैठेंगे। तो बिगुल बरदार ने कहा, तो इसमें क्या है, तुम्हारे साथ और औरतें भी तो होंगी, तुम्हारे साथ और दूसरी औरतें भी तो होंगी, आपको अकेले बैठना नहीं पड़ेगा बल्कि आपके साथ में दूसरी औरतें भी बैठेंगी। फिर उसने अपनी मूंछों को ताव दिया, है ना, अपनी मूंछों को ताव दिया, मूंछ के बालों को ताव दिया, उसको घुमाया, और तुम कोई मामूली औरत नहीं, और मूंछों पे तान देकर कहने लगा कि तुम कोई मामूली औरत नहीं हो, बिगुल बरदार की बीवी हो, जिसके बिगुल पर वह इतना ही कहना था कि उसने बाकी बात नहीं सुनी। यानी कि बिगुल बरदार की बीवी ने बिगुल बरदार की मुकम्मल बात नहीं सुनी। बिगुल बरदार कहना चाहता था यहाँ पर कि तुम कोई मामूली औरत नहीं हो, एक बिगुल बरदार की बीवी हो। यानी कि उसने इसलिए कहा कि जिसके बिगुल पर, यानी कि बिगुल बजाने पर छोटे बड़े तमाम अफसर जो है, फौजी अफसर सब जो है तो एक जगह आकर जमा हो जाते हैं। यानी कि वो कहना ये चाहता था कि मेरी बहुत अहमियत है। वो अपने बीवी के दिल में भी उसने ये बात बिठा दिया था कि मेरी इस फौजी मैदान में बहुत ज़्यादा अहमियत है, मैं कोई मामूली नौकरी वाला इंसान नहीं हूँ, मैं कोई मामूली मुलाजमत वाला इंसान नहीं हूँ। तो वो आगे कहना ही चाहता था, लेकिन उसके बीवी ने उसने बाकी बात नहीं सुनी और जल्दी से अंदर चली गई। यानी उसने अपने शोहर की बाकी की बात नहीं सुनी और वो अंदर चले गए। अभी बहुत कम लोग आए थे, आने वाले लोग बहुत कम थे, बहुत कम खवातीन भी आए थे, मर्द हजरात भी आए थे। कुर्सियाँ तकरीबन सभी खाली थी, यानी कि जितनी भी पिंडौल में कुर्सियाँ रखी हुई थी वो सब की सब खाली थी। वो सबसे अगली कतार में जा बैठी। बिगुल बरदार की बीवी जहाँ कुर्सियाँ रखी हुई थी तो कुर्सियों की पहली कतार में पहली लाइन में जाकर बैठ गई और वहाँ बैठी जहाँ सूफे लगाए गए थे, सूफे लगाए हुए थे। 3-4 लोग जो इंतज़ाम पर मुकर्रर थे, यानी कि इंतज़ाम करने के लिए जो मुकर्रर थे काम करने के लिए, तो उसे अगले सूफे पर बैठते देखकर, यानी कि जो काम करने वाले मुलाजिम थे, इंतज़ाम करने वाले जो मुलाजिम थे, तो
बिगुल बरदार की बीवी को अगले सूपे पर बैठते देखकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। काम करने वाले क्या किसको देख रहे थे? बिगुल बरदार की बीवी को देख रहे थे। आपस में एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक ने इशारे से दूसरे से पूछा, ये कौन है? एक ने इशारे से पूछा, क्या ये कौन है? दूसरे ने नफी में सर हिलाया, यानी कि दूसरे ने नहीं के मालूमात नहीं, कि मुझे पता नहीं, तो उसमें सर हिलाया। कुछ देर वो एक दूसरे को देखते रहे। जो काम करने वाले मुलाजिम थे, जो काम करने वाले नौकर थे, वो एक दूसरे को देखते रहे। फिर एक ने आगे बढ़कर बड़े मुअद्दिब अंदाज में पूछा, यानी कि अदब के साथ में बिगुल बरदार की बीवी से पूछा, आप कहाँ से तशरीफ लाई है? उससे पूछा कि आप कहाँ से तशरीफ लाई है? तो बिगुल बरदार की बीवी ने उसने अपने अंदाज में जवाब दिया, यहीं से, यानी कि यहीं से हम आए हुए हैं। उसके लहजे से पूछने वाले का मुअद्दिब अंदाज एकदम बदल गया। उसका पूछने वाले का भी एकदम मुअद्दिब अंदाज बदल गया। अब के उसने कदरे रूखे अंदाज में पूछा, आपकी तारीफ। उसने रूखे अंदाज में ना, यानी थोड़ा ऊंचे आवाज में पूछा, आपकी तारीफ। बिगुल बरदार की बीवी ने कहा, तारीफ? उसे समझ में ना आया कि तारीफ के क्या मानी है। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि तारीफ के मानी क्या है, तारीफ किस लिए पूछी जाती है। तो देखिए, उसने इशारे से दूसरे से पूछा, ये कौन है भाई, ये कौन है? तो दूसरे ने नफी में सर हिलाया। नफी कहते हैं फायदे को, नफा, नफे से नफी बना, एक दूसरे के फायदे में, यानी कि कोई उनको मालूमात नहीं थी, इसलिए उन्होंने सर हिला दिया कि हमको कुछ मालूमात नहीं है। कुछ देर वो एक दूसरे को देखते रहे। फिर एक ने आगे बढ़कर बड़े मुअद्दिब अंदाज में पूछा, यानी कि अदब के साथ, बड़े ही अदब के अंदाज में, मुअद्दिब अंदाज में, अदब के अंदाज में बिगुल बरदार की बीवी को जाके पूछा, आप कहाँ से तशरीफ लाई है? यहीं से, उसने अपने अंदाज में जवाब दिया। तो बिगुल बरदार की बीवी ने कहा, उसने बहुत ही अपने अंदाज में जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कि यहीं से तशरीफ लाए, यहीं से तशरीफ लेके आए। तो उसके लहजे से पूछने वाले का मुअद्दिब अंदाज एकदम बदल गया। हाँ, यहाँ पर जो है, तो बिगुल बरदार के बीवी ने झटकर और घमंड के अंदाज में उसने कहा कि यहीं से आए हम, है ना। तो उसके लहजे से पूछने वाले का, यानी कि बिगुल बरदार के बीवी के लहजे को देखकर, बोलने के अंदाज को देखकर, मुअद्दिब पूछने वाले का, जिसने पूछा था कि आप कहाँ से तशरीफ लाई है, तो पूछने वाले का अंदाज एकदम बदल गया। अब उसने अपने पूछने का अंदाज बदल दिया। अब के बार उसने कदरे रूखे अंदाज में पूछा। कदरे रूखे अंदाज कहते हैं नागवार होकर, यानी कि गुस्से की हालत में जोर से, जैसे कि झड़का कर, आपकी तारीफ। उसने भी थोड़ा, पूछने वाले ने जोर की आवाज में पूछा, आपकी तारीफ? तो बिगुल बरदार की बीवी ने कहा, तारीफ? उसे समझ में ना आया कि तारीफ के क्या मानी है। यानी कि यहाँ पर हमको भी, हम किसी नए गांव में चले जाते हैं, या कोई अनजान आदमी की हमसे मुलाकात होती है, तो वो पूछता है आपकी तारीफ, तो हमको उसके तारीफ के सवाल पूछने में हमको देना पड़ता है कि हमारा नाम ये है, हम यहाँ के रहने वाले हैं, है ना, इस तरह से। तो तारीफ के मानी बिगुल बरदार की बीवी के समझ में नहीं आया। पूछने वाले का रहा सहा मुअद्दिब अंदाज भी खत्म हो गया। हाँ, उसने जो अदब के साथ पूछा था, तो वो अंदाज भी खत्म हो गया, है ना। रहा सहा मुअद्दिब अंदाज भी बदल गया, यानी कि जो बाकी का अदब का जो लहजा बचा हुआ था, तो वो भी खत्म हो गया। अब के उसने सर्द लहजे में पूछा, आप किसकी मिसेज है?
है ना, सर्द लहजे में। आप किसकी मिसेज है? मिसेज के मानी उसे क्या मालूम थे? उसने कहा बिगुल बरदार। हाँ, मिसेज के मानी तो उसको मालूम नहीं थे, फिर भी उसने बिगुल बरदार कहा। बिगुल बरदार। उसने अपनी तरफ से बिगुल बरदार पर फक्र जोर दिया। बिगुल बरदार पर जोर दिया। काय पर? बिगुल बरदार पर बहुत जोर दिया था, लेकिन सुनने वाला जरा मुतासिर न हुआ, बल्कि उसके चेहरे पर मजीद कर खतगी आ गई। मजीद कर खतगी आ गई यानी कि सख्ती आ गई, कड़ापन आ गया, सख्ती आना। खतकी आना यानी कि सख्तपन आना, लहजा उसका बिल्कुल बदल गया। क्यों बदला? क्योंकि जैसे ही बिगुल बरदार की बीवी ने कहा कि मैं बिगुल बरदार की मिसेज हूँ, मैं बिगुल बरदार की एहलिया हूँ, तो इसलिए पूछने वाले का भी अंदाज बिल्कुल बदल गया। जो बाकी अंदाज था उसका, वो भी मुअद्दिब अंदाज भी खत्म हो गया, चला गया। अब उसने सख्ती के साथ, खतगी के साथ यानी कि सख्ती के साथ, कड़ेपन के साथ, आप पीछे आ जाइए। क्या कहा? सख्ती के साथ, गुस्से की हालत में, आप पीछे आ जाइए। ये कमांडेंट साहब की बेगम और उनके मेहमानों की नशिस्तें हैं। हाँ, यहाँ जब आप आके बैठिए, ये जो सोफे रखे गए हैं, तो ये कमांडेंट, फौजियों के जो कमांडेंट हैं, तो ये उनकी जगह है। यानी कि फौजी के जो सरदार, जिसको कमांडेंट कहते हैं, जंग का जो हाकिम होता है उसे कमांडेंट कहते हैं, तो ये उनकी जगह है, कमांडेंट के बेगम की जगह है। और उनके मेहमान की नशिस्तें यानी कि उनके मेहमान और उनके बीवियां यहाँ पर सोफों पर बैठेंगी। तो अब क्या हुआ कि यहाँ तो बिगुल बरदार अपनी मुलाजमत को एक बहुत सबसे अच्छी आला मुलाजमत समझ रहा था, और अपनी बीवी के दिल में भी उसने ये बात बिठा दी थी कि मैं ऐसा बिगुल बरदार हूँ कि मेरे एक बिगुल बजाने पर छोटे बड़े अफसर, कमांडेंट सब जो है, तो मेरे एक बिगुल बजाने पर सब एक मैदान में आकर खड़ा हो जाते हैं। तो उसके अपने बिगुल बरदार ने अपने बीवी के दिल में बात बिठा दी थी कि मेरी कितनी अहमियत है। तो असल में ये उसकी खुशफहमी नहीं थी, गलत फहमी थी, क्योंकि हर इंसान को अपने मुलाजमत के हैसियत से किसी से बात करना चाहिए, किसी से अच्छा समझना चाहिए या बुरा समझना चाहिए, ये जो है तो हमारे मुलाजमत पर डिपेंड करता है। तो इसलिए कोई भी हमको मुलाजमत मिले, कोई भी हमको नौकरी मिले, तो हमको उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो जैसे ही वो काम करने वाले मुलाजिम ने ये कहा कि ये फौजी सरदार की बेगम के लिए और उनके मेहमानों के लिए ये नशिस्तें हैं, यानी कि ये बैठने का इंतज़ाम किया गया है, तो वो मुलाजिम के ये जुमले पर बिगुल बरदार की बीवी एक लम्हे के लिए वो समझ ना सकी कि क्या कहे या क्या करे। तो जैसे उसने कहा है कि कमांडेंट साहब की बेगम और उनके मेहमानों की ये जगह है, आपकी जगह ये नहीं है, आप पीछे आ जाइए। तो एक लम्हे के लिए, एक पल के लिए, एक घड़ी के लिए वो समझ ना सकी कि क्या कहे और क्या करे, है ना। उसे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि उसके शोहर ने, बिगुल बरदार ने, तो उसके दिल में ये बात बिठाई थी कि मैं ही सबसे बड़ा अफसर हूँ, सबसे ज़्यादा इज्जत ही मेरी है, मेरी ही इज्जत है। फिर जैसे कोई मशीन हरकत करती है, यानी कि हम कोई मशीन जब उसको स्टार्ट करते हैं, वह काम करना शुरू कर देती है, तो बस उसी तरह वो अपनी जगह से उठी, और पिछली कतार में जा बैठी। हाँ, पिछली कतार यानी कि लाइन में जाकर बैठ गई। अब देखिए क्या हुआ, थोड़ी देर में बेगमात की आमद शुरू हो गई। बेगमात ये बेगम की जमा है, बेगमात जो है तो बेगम की जमा है। तो बहुत सभी अफसरों की, सभी फौजियों की बेगमात जो है तो उनकी आमद यानी कि उनका आना शुरू हो गया। एक दूसरे से सलाम दुआ करती वो कुर्सियों पर बैठने लगी, और जितनी भी अफसरों की, फौजियों की बीवी आ रही थी, तो वो एक दूसरे को सलाम करती हुई, दुआएं देती हुई और कुर्सियों पर बैठने लगी। आधी से ज्यादा कुर्सियां भर गई थी, आधे से भी ज्यादा कुर्सियां
भर चुकी थी, यानी कि भरने से मुराद यानी कि बैठने वालों की तादाद ज्यादा हो गई थी। इतने में डिप्टी कमांडेंट की बेगम अंदर आई। कौन आई? डिप्टी कमांडेंट, है ना, जो फौज का सरदार, है ना, सरदार था, तो वो सरदार की बेगम, है ना, डिप्टी यानी कि उससे छोटी, उसे छोटे कमांडेंट, एक कमांडेंट होता है और एक डिप्टी कमांडेंट होता है, यानी कि उससे छोटा होता है, तो वो उसकी बेगम अंदर आई। इंतजाम करने वाले उनकी तरफ दौड़े गए। हाँ, जो इंतजाम करने वाले थे मुलाजिम, जो इंतजाम करने वाले नौकर थे, काम करने वाले, तो वो डिप्टी कमांडेंट की बेगम की तरफ दौड़ने लगे। झुक झुक कर आदाब बजा लाए, है ना, उसको आदाब किया और उनके लिए नशीस्त तलाश करने लगे। हाँ, बैठने के लिए इंतजाम ढूंढने लगे कि कहाँ है उनके बैठने का इंतजाम। उनकी घूमती नजरें उस पर आ टिकी, यानी कि वहां पर आके रुकी, वहीं जिसने उसे सूफे से उठाया था, यानी कि वो मुलाजिमों की निगाहें जो थी तो कुर्सियां ढूंढ रही थी कि डिप्टी कमांडेंट की बेगम की जगह कहाँ पर है। तो वो कुर्सियों को ढूंढने लगा और ढूंढते ढूंढते उसकी नज़र एक औरत के पास गई। वो औरत कोई और नहीं थी, वो जगह कोई और नहीं थी, वो बिगुल बरदार की बीवी उस कुर्सी पर बैठी हुई थी। तो सोफे से उठाया था, यानी कि जो मुलाजिम ने जो औरत को सोफे से उठाया था वही वहां पर बैठी हुई थी। पास आया और बोला, फिर दोबारा बिगुल बरदार की बीवी के पास आया और बोला, यहाँ डिप्टी साहब की बेगम बैठेंगी। और क्या कहा कि यहाँ पर डिप्टी साहब की बेगम बैठेंगी, आप पीछे चली जाइए। आप कहाँ जाइए? पीछे चली जाइए। हाँ, अब उसने वहां से भी दूसरी मर्तबा भी उस मुलाजिम ने उनको उठा दिया। तो ऐसा होता है। तो इस सबक से, इस पैराग्राफ से और बिगुल बरदार की बीवी को दोबारा उठाए जाने से हमें इस बात का अंदाज़ा होता है और हमें ये बात दिल में तय कर लेनी चाहिए कि अगर हम किसी महफिल में गए तो सबसे आगे वाली कुर्सी पर हमको नहीं बैठना चाहिए। अगर वहाँ बैठेंगे हम तो हमारी बेइज्जती होगी, क्योंकि हमसे ज़्यादा समझदार लोग या हमसे अच्छे, हमसे ज़्यादा मर्तबे वाले लोग भी जो है तो आने वाले हैं महफिल में। तो इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमसे ज़्यादा मर्तबे वाले, ज़्यादा इज़्ज़तदार लोग अगर महफिल में आ जाए और वहाँ से हमको उठना पड़े और फिर हमारी बेइज्जती हो जाए तो वो हमको नागवारा गुजरेगा। तो इसलिए ऐसी हरकत हमें नहीं करना चाहिए। तो अब यहाँ से बिगुल बरदार की बीवी को दोबारा उठाया जा रहा है कि आप पीछे चली जाइए, आप जहां तशरीफ फरमा है, आप जहां बैठी हुई है, ये डिप्टी साहब की बेगम की बैठने की जगह है। उसे लगा जैसे किसी ने उसे तालाब में गोता देकर बाहर निकाल लिया। हाँ, वो पसीने से शराबोर हो चुकी थी, पसीने से शराबोर हो गई थी, पसीने से लबरेज हो गई थी। तो एक लम्हा के लिए उसे ऐसा लगा कि किसी ने तालाब में उसको गोता दिया और तालाब से बाहर निकाला। कुछ कहे बगैर पसीना पोंछते हुए वो अपनी जगह से उठी। अब उसे शर्मिंदगी हुई कि उसे ये एहसास हुआ कि हमसे बड़े बड़े भी लोग जो है तो इस महफिल में आए हुए हैं और ये उनकी बैठने की जगह है, हमारी कोई हैसियत नहीं। आधी से ज्यादा कतारें भर गई थी, आधी से ज्यादा कतारें, लाइनें, कुर्सियों की लाइनें भर चुकी थी। वो एक खाली कतार के कोने में जा बैठी और पीछे जाकर खाली कतार के कोने में जाकर बैठ गई। फंक्शन शुरू होने में अभी देर थी, प्रोग्राम के शुरू होने में भी देर थी और मेहमान आ रहे थे। देखते ही देखते ये कतार भी भर गई। देखते ही देखते जो बाकी खाली कुर्सियों की लाइनें थी, कतारें थी, वो भी भर चुकी थी। उससे पिछली दो कतारों में भी खवातीन बैठ गई, उससे पीछे, यानी कि वो बिगुल बरदार की बीवी जिस कतार में बैठी हुई थी तो उसके पीछे भी और दो कतारें
2 लाइनें में खवातीन आकर बैठ गई थी। इतने में क्वार्टर मास्टर की बीवी अंदर आई। हाँ, क्वार्टर मास्टर जो हेड क्वार्टर मास्टर रहता है, जो रहने का इंतजाम किया जाता है जिस बिल्डिंग में, तो उसकी बीवी अंदर आई। ओहदे के एतबार से तो उसका खाविंद नायब सूबेदार था। हाँ, ओहदे के लिहाज से अगर सोचे तो वो क्वार्टर मास्टर की बीवी जो थी, तो उसका खाविंद नायब सूबेदार था। लेकिन सूबेदार कहते हैं सूबा यानी कि रियासत, तो रियासत का नायब सदर था। या हम यहाँ पर सिपाहियों का अफसर लेंगे। सिपाहियों के जो सूबा होता है, सूबा है, सूबे के जितने सिपाही है, रियासत के जितने सिपाही है, उसका हाकिम। लेकिन राशन और दूसरी चीजों के लिए सबको क्वार्टर मास्टर की खुशामद करना पड़ती थी। हकाई के लिए राशन और दूसरी चीजों के लिए, राशन के अलावा, खाने पीने की चीजों के अलावा दूसरी चीजों के लिए सभी को क्वार्टर मास्टर की खुशामद करनी पड़ती थी, आजिजी करनी पड़ती थी। उसे देखकर इंतजामिया के सारे लोग उसकी तरफ बढ़े और साथ ही उसके लिए नशिस्त की तलाश शुरू हो गई। काय की तलाश शुरू हुई? नशिस्त की, यानी कि बैठने का इंतजाम की, कुर्सी को ढूंढना सबने शुरू कर दिया। अब उसके बाद अगले पैराग्राफ में देखिए कि एक बार फिर उसे अपनी जगह से उठा दिया गया। हाँ, अब उसे दूसरी मर्तबा भी उसको अपनी जगह से उठा दिया गया। अब तीसरी मर्तबा भी फिर उसको उसी जगह से उठा दिया गया था। अब सिर्फ आखिरी कतार थी। अब सिर्फ जितने भी पिंडौल में कुर्सियां लगी हुई थी, वो सबसे आखिर एक लाइन बची हुई थी। वो पसीने शर्म से गर्दन जमीन में डूबी हुई जगह से उठी और आखिरी कतार की आखिरी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। आखिरी कतार की आखिरी कुर्सी पर जाकर वो वहां पर जाकर बैठ गई। अब उसे शर्मिंदगी हुई, है ना। पसीनों और पसीने में शराबोर होकर शर्म से अपनी गर्दन को जमीन की तरफ झुकाकर वो जमीन में डूब गई और झुकती हुई निगाहों से, झुकते हुए सर से वो अपनी जगह से उठी और उसी महफिल में, उसी पंडाल में जो सबसे आखिर कतार लगी हुई थी, आखिरी लाइन लगी हुई थी, तो वह आखिरी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। उसे यूं लग रहा था जैसे सारी खवातीन घूरकर उसे देख रही है। हाँ, उस कुर्सी पर से तीसरी मर्तबा भी उस कुर्सी पर से उठा दिया गया था, तो उसे ऐसा लग रहा था कि सारी खवातीन उसे घूर घूर कर देख रही है और एक दूसरे से चैमय गोइया कर रही है। चैमय गोइया करना यानी कि आपस में फुसुर फुसुर बातचीत करना, आपस में धीमी आवाज में बात करना, तो चैमय गोइया कर रही है। बिगुल बरदार जैसे आवाज सीटियां बजाती उसके कानों में बिगुल बजा रही थी, यानी कि उसके कानों में आवाज गूंज रही थी। और वो आवाज कौन सी थी? बिगुल बरदार। क्यों गूंज रही थी उसकी आवाज? क्योंकि इसलिए उसकी आवाज गूंज रही थी कि उसके शोहर ने बिगुल बरदार ने उसके दिल में बिगुल बरदार और बिगुल बजाने की अहमियत को पैदा कर दिया था। तो उसे बिल्कुल मालूम ना हुआ कि कब फंक्शन शुरू हुआ, यानी कि कब प्रोग्राम शुरू हुआ और कब खत्म हुआ। यानी कि बिगुल बरदार की बीवी इतनी अफसुर्दा थी, इतनी गमजदा हो चुकी थी, इतनी परेशान हो गई थी, इतनी शर्म से उसकी गर्दन झुक गई थी कि वो बिल्कुल उसे ये मालूम नहीं हुआ कि कब फंक्शन शुरू हुआ, कब प्रोग्राम, कब तकरीब शुरू हुई और कब तकरीब खत्म हुई। चाय कब पी गई और कब लोग एक एक करके जाने लगे। यानी कि उसे ये मालूम नहीं हुआ कि चाय कब पी गई
कौन से वक्त में चाय पी गई। और एक एक लोग जो है तो यहाँ से एक एक करके लोग जाने लगे। वो अपनी जगह से हिली तक नहीं, और फिर भी वो अपनी जगह से नहीं हिली। तो उसे यूं लग रहा था जैसे किसी ने उसकी आंखों को पथरा दिया है। किसी ने उसकी आंखों को पथरा दिया है, पत्थर से, हाँ, उसकी आंखों को पथरा दिया है। और टांगे पत्थर की सीले बन गई है, यानी कि पत्थर के जैसा, जैसा कि कोई पत्थर की देवी होती है, मूर्ति होती है, वो एक जगह से हरकत नहीं करती है। तो उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पैर पत्थर के जैसे हो गए हैं और उसकी टांगे जो है तो पत्थर की सीले बन गई हो, पत्थर की सील बन गई हो। तो जब बहुत देर हो गई प्रोग्राम के खत्म होने को, लोगों के एक एक करके चले जाने को, जब बहुत देर हो गई और वो बाहर ना निकली, तो बिगुल बरदार उसे तलाश करता हुआ अंदर आया। क्या हुआ कि देखा, बिगुल बरदार ने देखा कि इस तमाम ख्वातीनें महफिल से बाहर निकल गई है और मेरी बीवी जो है तो नजर नहीं आ रही है। तो तलाश करता हुआ वो अंदर दाखिल हुआ। वो इस तरह चुपचाप कुर्सी पर बैठी थी जैसे किसी ने उसे और कुर्सी को एक ही पत्थर से तराशा हो। यानी कि वो कुर्सी पर ऐसी सुन बैठी हुई थी, ऐसी गमजदा बैठी हुई थी कि ऐसा लग रहा था कि बिगुल बरदार की बीवी जो कुर्सी पर बैठी हुई थी और कुर्सी को और उसकी बीवी को ऐसा लग रहा था किसी पत्थर से तराश कर बनाया गया है। ये एक मुजस्मा है। तो मुजस्मे की तरह महसूस हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो हरकत करती हुई नजर नहीं आ रही थी। भाग्यवान, सब चले गए और तुम अभी तक यहीं बैठी हो। भाग्यवान है ना, बीवी को कहा जाता है भाग्यवान, के सब चले गए और तुम अभी तक यहीं बैठी हो। वो कुछ ना बोली, उसकी बीवी ने उससे कुछ ना कहा। तो मोटे मोटे आंसू उसके गालों पर ढलक गए। हाँ, उसके गालों पर जो है तो आंसू, मोटे मोटे 2 आंसू गिर गए। ढलकने से मुराद यानी कि गिर गए। वो कुछ ना बोली, 2 मोटे मोटे आंसू उसके गालों पर ढलक गए यानी कि गिर गए, आ गए। खैर तो है ना। फिर उसने जब देखा, बिगुल बरदार ने जब देखा कि मेरी बीवी रो रही है, तो उसने बीवी से पूछा खैर तो है ना, यानी सब खैरियत से तो है ना, तुम ठीक तो हो ना। बिगुल बरदार घबरा गया, कहीं कुछ तो नहीं हुआ, और घबराकर उसने कहा। फिर उसकी बीवी ने उसे जवाब दिया कि कुछ नहीं। और वो तेजी से उठी और तकरीबन दौड़ती हुई बाहर निकल गई और उस महफिल से, उस कुर्सी से उठी और उठती हुई और दौड़ती हुई और भागती हुई वो महफिल के बाहर चली गई। वो आगे आगे और बिगुल बरदार पीछे पीछे, यानी कि वो आगे आगे दौड़ रही थी और उसका शौहर बिगुल बरदार पीछे पीछे उसके जा रहा था। रास्ते भर उसने कोई बात ना की। हाँ, जहां न प्रोग्राम लिया गया था, जहां पिंडौल से लेकर घर तक उसने रास्ते में कोई बात ना की, लेकिन घर की दहलीज पार करते ही, घर की दहलीज को पार करते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। वो जोर जोर से रोने लगी। इतनी जिल्लत। और जब वो रो रही थी तो ये कह रही थी कि इतनी जिल्लत यानी कि इतनी रुसवाई। बिगुल बरदार के बार बार पूछने पर वो हिचकियों के दरमियान बस इतना ही कह पाती, इतनी जिल्लत। हाँ, और रो रही है और कह रही है कि इतनी जिल्लत। आखिर क्या हुआ? बिगुल बरदार ने अब गुस्से से पूछा उससे। बिगुल बरदार को गुस्सा आने लगा, आखिर क्या हुआ? अब बिगुल बरदार को गुस्सा आने लगा। कुछ कहो भी तो, यानी कि कुछ तो कहो कि सिर्फ रोऊंगी। तो मालूम नहीं कैसे तोड़ तोड़ कर वक्फों से उसने सारी बात सुनाई। यानी कि जो वाकया अभी हमने पढ़ा है सफ़ा नंबर 56 पे, तो वो वाकये को उसने ठहर कर, है ना, तोड़ कर वक्फे के साथ, क्योंकि वो रो भी रही थी और बयान भी कर रही थी, तो तमाम माजरा, तमाम किस्सा, तमाम बात उसने
बिगुल बरदार को सुनाई। बिगुल बरदार चुप हो गया और फिर खामोश हो गया। कुछ कहे बगैर वो छत पर चला गया। कुछ कहे बगैर वो अपने छत पर चला गया और मुंडेर पर कोहनियां टेक कर, और जो छत की मुंडेर होती है, जो गैलरी होती है, तो उस पर उसने अपने कोहनियां टेका। किसी गहरी सोच में गुम हो गया। कोहनियां टेके, दोनों हाथों को उंगलियों में फंसाया और कुछ देर तक गहरी सोच में डूब गया। बस एक चुप थी जो उसके इर्द गिर्द सुरसुरा रही थी, यानी कि जो एक उसकी चुप्पी थी, यानी कि जो खामोशी थी, तो उसके आसपास जो है तो सुरसुरा रही थी। मुंडेर पर कोहनियां टिकाए वो छावनी की तरफ देखता रहा और वहां से छावनी की तरफ देखता रहा। फिर अचानक उसके जी में ना जाने क्या ख्याल आया और सोचने के बाद वो छावनी की तरफ देख रहा है और सोच रहा है, और कुछ लम्हे के बाद, कुछ देर के बाद उसके दिल में क्या ख्याल आया कि वो तेजी से वापस मुड़ा, नीचे उतरा और बीवी कपड़े बदले बगैर चारपाई पर लेट गई थी। और जब उसने नीचे आकर देखा तो उसकी बीवी कपड़े बदले ही बगैर वो चारपाई पर लेट गई थी। सोते में लग रहा था कि, है ना, सोते हुए ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों में आंसू उमड़ रहे हैं, यानी कि उसकी बीवी सो रही थी लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि आंसू का गिरना जारी है। वो चंद लम्हे चुपचाप खड़ा उसे देखता रहा। कुछ लम्हे के लिए, कुछ सेकंडों के लिए वो उसे चुपचाप खड़े देखता रहा। तो वो थोड़ी देर के लिए उसकी बीवी को देखता रहा, चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने दीवार से बिगुल उठाया। दीवार पर जो बिगुल टंगी हुई थी उसको उठाया, या दीवार पर रखी हुई होंगी, वहां से उठाया। तकरीबन, यानी कि अंदाजन ऐसा बता रहे मुसन्निफ पे, दौड़ता हुआ बाहर आ गया और वहां से दौड़ते हुए भागते हुए बाहर आ गया। अब छावनी का सारा इलाका सुनसान था। अब क्या हुआ कि देखिए, गुस्से की हालत में जब उसे गुस्सा आ जाता है, उसकी बीवी को रोता हुआ देखता है और सारा माजरा जब उसकी बीवी से रोने की हालत में जब सुनता है तो फिर ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद में मुंडेर पर दोनों कोनियों को टेक देता है और छावनी की तरफ देखता रहता है, खामोश खड़ा हुआ है, सोच रहा है। और फिर नीचे उतरता है तो उसने अपने बीवी को देखा कि बगैर ड्रेस बदले हुए, यानी कि जो प्रोग्राम में लिबास, अच्छे लिबास पहने जाते हैं, उसको चेंज किए बगैर वो चारपाई पर लेट गई है और सोते हुए ऐसा लग रहा है कि सो रही है, और फिर भी उसके आंखों से आंसू उमड़ रहे हैं, यानी कि आंसू गिर रहे हैं, उस पर आंसू उमड़ गए थे। वो चंद लम्हे बीवी को चुपचाप खड़े खड़े देखता रहा। फिर उसने दीवार से बिगुल उठाया और तकरीबन दौड़ता हुआ बाहर आ गया। देखा, छावनी का सारा इलाका सुनसान नजर आ रहा है, सुनसान था। वो दौड़ता हुआ उस चबूतरे पर चढ़ गया। दौड़ता हुआ कहां पहुंचा? उस चबूतरे पर पहुंचा, उस चबूतरे पर चढ़ गया जहां खड़े होकर रोज सुबह बिगुल बजाया करता था। यानी कि बिगुल बजाने की जो ऊंचा चबूतरा बना हुआ था, तो वहां जाकर वो खड़ा हो गया जहां पर रोज आना वो बिगुल बजाया करता था। एक लम्हे के लिए उसने सोई हुई बैराकों और बंगलों को देखा और पूरी तवानाई से बिगुल बजाने लगा। क्या हुआ कि एक सोई हुई बैरकों और बंगलों को देखा, यानी कि जो जितने भी अफसर थे, जितने भी सिपाही थे, वो सब सो रहे थे, है ना, और बंगलों की तरफ देखा और पूरी तवानाई से बिगुल बजाने लगा। पूरी ताकत के साथ, पूरे जोर के साथ उसने बिगुल बजाना शुरू कर दी। कुछ देर में सारे छावनी में हलचल मच गई। क्यों मची हलचल? क्योंकि अचानक बिगुल का बजना, सबको एक साथ जमा करना, तो ये किसी आफत की वजह से इमरजेंसी में बजाई जाती थी बिगुल। और सुबह ड्रिल के वक्त तो बैराकों में सोए हुए सिपाही हड़बड़ाकर उठ खड़े हुए, तो उसकी बिगुल की आवाज पर जितने सिपाही, जितने बैराकों में सोए हुए, है ना, उनके मुकाम पर, उनके कमरों में सोए हुए जितने भी सिपाही थे, वो हड़बड़ाकर, है ना, गड़बड़ाकर, घबराकर उठ खड़े हुए। कुछ ने घड़ियों पर नजर डाली,
कुछ ने क्या किया कि अपने घड़ियों को देखा, एक दूसरे को देखा कि ये अचानक बेवक्त कैसे बज रहे। बिगुल की आवाज मुसलसल गूंज रही थी और बिगुल की आवाज मुसलसल लगातार जो है तो उसके बिगुल बज रही थी। जवान अफसर सब पतलूने चढ़ाते, तिस्मे कसते परेड मैदान की तरफ भागे चले आ रहे थे, है ना। कौन कौन? जवान, अफसर, पतलूने चढ़ाते, तिस्मे कसते यानी कि बुरा भला कहते हुए, तिस्मे कसना यानी कि बुरा भला कहते हुए, परेड के मैदान में, जहाँ परेड होता है, ड्रिल होती है, तो वहां मैदान की तरफ भागे चले आ रहे थे। कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट सब आ गए पीछे, सब आगे पीछे एक दूसरे से पूछते कि क्या हुआ, इस वक्त क्यों, यानी कि भाई क्या हुआ, इस वक्त बिगुल क्यों बजाई गई, इस वक्त हमको क्यों जगाया गया, आखिर क्या वजह है। कतारें बन गई, बिगुल मुसलसल बज रहा था, कतारें बजना शुरू थी और मुसलसल बिगुल जो है तो बजता हुआ जा रहा था। बिगुल बरदार अपनी बिगुल की आवाज को कम नहीं कर रहा था और वो ये बिगुल बजाता जा रहा था। छोटे अफसर ने बड़े से, बड़े ने अपने बड़े से और डिप्टी कमांडेंट से पूछा, यानी कि वो अब एक दूसरे में पूछ रहे हैं। अफसर ने उससे बड़े अफसर को पूछा, वो बड़े अफसर ने उससे बड़े अफसर को पूछा और वो बड़े अफसर ने डिप्टी कमांडेंट से पूछा कि सर ये इमरजेंसी कैसे, यानी कि इमरजेंसी हमको यहाँ पर बिगुल बजाकर क्यों हाजिर किया गया, बजाने वाला, तो इमरजेंसी कैसे। कमांडेंट ने ला इल्मी से सर हिलाया। तो जो कमांडेंट था तो उसने ला इल्मी में, यानी कि उसे कुछ मालूम नहीं था, तो फिर उसने सर हिलाया कि मुझे कुछ पता नहीं, इसका मुझे कुछ इल्म नहीं। बिगुल था कि मुसलसल बज रहा था, बजाने वाला उसका सांस फूल गया था। अब उसका सांस भी फूल गया था क्योंकि लगातार बजाने की वजह से उसका सांस फूल गया था। सीना धोकनी बन गया था, सीना भी धोकनी बन गया था। लेकिन बिगुल था कि मुसलसल बजे जा रहा था। जब कमांडेंट ने आगे बढ़कर उसके हाथों से बिगुल छीना, क्या कहा, उसके हाथों से बिगुल को छीना, तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, बहे जा रहे थे और वो लगातार फिर उसने रोना शुरू कर दिया था। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे, बहे जा रहे थे। कुछ कहे बगैर वो चबूतरे से उतरा और रोते रोते दौड़ता हुआ गेट से बाहर निकल गया। तो इसलिए इस सबक से हमें ये हासिल होता है कि अगर हम जो मुलाजमत कर रहे हैं तो उस मुलाजमत के हैसियत से हमको अपनी मुलाजमत करना चाहिए। उस मुलाजमत पर, उस नौकरी पर हमको घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुद को अपने ओहदे से ज़्यादा बड़ा अफसर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम जिस ओहदे पर मुंतखब है उसकी हैसियत के हिसाब से हमको रहना चाहिए। हमारे दिल में चाहे हमको कोई भी जॉब मिल जाए, नौकरी मिल जाए, तो हमको उस पर घमंड नहीं करना चाहिए कि जो हमारी हैसियत है वो हैसियत के हिसाब से हमको अपनी मुलाजमत का पेशा इख्तियार करना चाहिए। तो ये हम देख रहे हैं सबक की, ये है बिगुल, हाँ, और ये है बिगुल बरदार, जो बिगुल बजाने वाला, जिसके एक बिगुल बजाने पर छोटे बड़े अफसर जो है तो एक जगह हाजिर हो जाते हैं। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छी तरह ये सबक समझ में आया होगा।